856 to 65। अध्याय 56। जिया की विदाई। महिलाओं के अंतःवस्त्र खरीदना तो डरावना था ही, लेकिन कपड़ों की दुकान तक जाने में भी घबराहट। आर्यन उसकी बातों से पूरी तरह हार मान चुका था। वहीं दूसरी तरफ, जब लड़ने की बारी आती है तो उसका साहस आसमान छूता है। ये किस तरह का इंसान था? मैं सच कह रहा हूँ, विनीत, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े खरीदने से भी डरते हो। तुमने उसे पटाया कैसे होगा? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। विनीत कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा और फिर हकलाते हुए फुसफुसाया, उसने ही मुझे प्रपोज किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि लड़कियों का दिल कैसे जीता जाता है। सच में? आर्यन हंस पड़ा। उसे ताज्जुब हुआ कि विनीत में ऐसा क्या आकर्षण था कि लड़कियां उसके पीछे भागती थीं। लेकिन उसे अब भी शक था, तो उसने पूछा, फिर इस बार तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर पाए? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें मजबूर किया? अरे, लंबी कहानी है। असल में, मैं उससे एक शर्त हार गया था, और शर्त ये थी कि हारने वाला दूसरे के लिए अंडरगारमेंट्स खरीदेगा। आप जानते ही हैं, एक बार जुबान दे दी तो पीछे नहीं हट सकता। हार स्वीकार करना ही मर्दानगी है, विनीत ने ऐसे कहा जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हो। आर्यन ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, भाई विनीत, तुम वाकई अपनी जुबान के पक्के हो। प्रभावशाली पुरुषों को ऐसा ही होना चाहिए। दोनों बातें करते और हंसते हुए महिलाओं के कपड़ों की एक दुकान में दाखिल हुए। आर्यन और विनीत को कपड़ों के चुनाव के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने दुकानदार को ही कुछ अच्छे सेट दिखाने को कहा। दुकानदार ने सबसे महंगे कपड़े दिखाए या नहीं, इसकी आर्यन को परवाह नहीं थी। आखिरकार, क्रेडिट कार्ड उसका नहीं था और उसे यकीन था कि जिया को इस खर्च से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार कपड़े खरीदने के बाद आर्यन के हाथ कई छोटे बड़े थैलों से भर गए। भाई आर्यन, अब जब काम हो गया है, तो क्या मेरे घर चलोगे? दुकान से बाहर आते ही विनीत ने चैन की सांस ली, जैसे उसने कोई बहुत मुश्किल काम पूरा कर लिया हो, और आर्यन को अपने घर आने का न्योता दिया। घर का नाम सुनते ही आर्यन को याद आया कि छोटी बिटिया अनन्या ने कहा था कि वह खाने पर उसका इंतजार करेगी। उसका फोन अब तक क्यों नहीं बजा? उसने जल्दी से फोन निकाल कर देखा। बैटरी तो काफी थी, लेकिन क्लास के दौरान उसने फोन साइलेंट पर रखा था और उसे हटाना भूल गया था। 2 मिस्ड कॉल और एक मैसेज पड़ा था। दोनों मिस्ड कॉल अनन्या की थीं। उसने मैसेज खोलकर पढ़ा। तुम बहुत बुरे हो, तुम फिर से खाने पर वापस क्यों नहीं आए? मैंने 2 बार फोन किया, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए मैसेज कर रही हूँ। मैंने रसोई में तुम्हारे लिए चुपके से खाना रख दिया है, दीदी से छिपाकर। दीदी मुझे बुला रही हैं, वापस आकर खाना खा लेना। मैसेज में हल्की नाराजगी और ढेर सारी परवाह थी। आर्यन ने सोचा कि अनन्या कितनी भोली और प्यारी है, काश वह हमेशा ऐसे ही खुश रहे। लेकिन फिर उसे खन्ना परिवार की याद आई। उसे लग रहा था कि उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है और यह सोचकर वह थोड़ा परेशान था। अगर खन्ना परिवार पर कोई मुसीबत आई, तो अनन्या का क्या होगा? उसे बस उम्मीद थी कि अवनी खन्ना और श्रीमती खन्ना इस स्थिति को संभाल लेंगी। भाई आर्यन, क्या सोच रहे हो? विनीत ने आर्यन के चेहरे के सामने हाथ हिलाया। विनीत भाई, मुझे अभी एक और जरूरी काम है। तुम्हारे घर अगले हफ्ते चलेंगे। मुझे अपना नंबर दे दो, मैं कल तुमसे बात करूंगा। आर्यन के पास आज रात बिल्कुल समय नहीं था। अनन्या के अलावा, उसके कमरे में जिया भी छिपी हुई थी, वह उसे भूखा नहीं छोड़ सकता था। विनीत थोड़ा निराश हुआ लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, कल जरूर मिलना। आप मेरे आदर्श हैं, अपनी बात से पीछे मत हटिएगा। कैसा आदर्श? मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ। एक आदमी का मुझे आदर्श मानना थोड़ा अजीब लग रहा है, आर्यन ने मजाक में कहा। दोनों ने नंबर बदले और अपने अपने रास्ते निकल गए। खन्ना हवेली पहुंचने पर आर्यन को वाकई रसोई में अनन्या द्वारा रखा हुआ खाना मिल गया। उसे लगा कि आर्यन भूखा होगा, इसलिए उसने काफी ज्यादा खाना रखा था। आर्यन ने फैसला किया कि वह ये खाना जिया के साथ बांट लेगा। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि जिया सोफे पर लेटी हुई कम आवाज में टीवी देख रही थी। आर्यन को देखकर उसने बस एक नजर डाली। तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? क्या घाव ज्यादा दर्द कर रहा है? आर्यन ने उसके पास जाकर बुखार चेक करने के लिए उसके माथे को छूने की कोशिश की। जिया ने चिढ़कर उसका हाथ हटा दिया, आधा दिन भूखे रहकर देखो, फिर पता चलेगा कि हालत कैसी होती है। ये लो खाना और तुम्हारे कपड़े। बैंक कार्ड अंदर ही है। अब जल्दी से ठीक हो जाओ और यहाँ से जाओ, इससे पहले कि तुम भूख से मर जाओ और इल्जाम मुझ पर आए। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। आर्यन ने खाना उसे थमाया और कपड़े बिस्तर पर रख दिए। देखो तो कितने कंजूस हो, जरा सी बात भी सहन नहीं होती। जिया ने खाने का डिब्बा झपटा और भूखों की तरह खाने लगी। आर्यन को खाने की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वह एक ज़ोंबी था और खाना न खाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, और न ही मेरा तुमसे कोई खास रिश्ता है। ऊपर से यह जगह मेरी नहीं है। अगर तुम यहाँ पकड़ी गई, तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आर्यन ने टिप्पणी की और उसके लिए दवा तैयार करने लगा।
तुम्हारी कैसी इज्जत। जिया ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन आर्यन पहले ही जा चुका था। जिया बुदबुदाई, मेरा तुमसे कोई खास रिश्ता नहीं है। उसके घावों को साफ करने और दवा लगाने के बाद आर्यन उसे नजरअंदाज करते हुए पढ़ने लगा। जिया की मौजूदगी की वजह से वह चांदनी की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए पढ़ाई खत्म करके वह जल्दी सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। उसे कमरे में कुछ बदला बदला सा लगा। अंदर वाले कमरे में देखा तो बिस्तर खाली था, बस रजाई सलीके से तह करके रखी हुई थी। क्या वह मेरी बातों से नाराज होकर चली गई? आर्यन ने सिर हिलाया, ऐसा मुमकिन नहीं था। वह कल रात टीवी देखने में काफी मग्न थी और नाराज नहीं लग रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। अनन्या का एक और मैसेज आया था। ओए बुद्धू, आज वीकेंड है और मैं दीदी के साथ बाहर जा रही हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम हमारे पीछे मत आना। मैंने तुम्हारे लिए कार छोड़ दी है, तो आज तुम्हारी छुट्टी है। मजे करो। बॉडीगार्ड्स को भी छुट्टी मिलती है, ये सुनकर उसे अच्छा लगा। लेकिन अवनी खन्ना का ये कहना कि पीछे मत आना, उसे चिढ़ा गया। खैर, अच्छा ही है, आज विनीत के घर हो आता हूँ, वरना वह पका देगा, आर्यन ने सोचा और विनीत का नंबर मिलाया। वाह आर्यन भाई, आखिरकार आपको मेरी याद आ ही गई। मुझे लगा आप भूल गए, दोपहर होने को आई है। क्या अब तक सो रहे थे? आप तो कमाल हैं। क्या रात भर अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई चल रही थी? मैं तो आपका कायल हो गया हूँ। बस बस रुक जाओ, वरना मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। बहुत बातें हो गईं, अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, आर्यन ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। बैम्बू गार्डन कॉलोनी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अध्याय 57, मास्टर खन्ना। बैम्बू गार्डन कॉलोनी, ये नाम कुछ सुना सुना सा क्यों लग रहा है? आर्यन ने फोन रखा, कुल्ला किया और अपने फोन पर मैप खोलकर बैम्बू गार्डन कॉलोनी टाइप किया। कुछ ही सेकंड में वह जगह मैप पर दिखने लगी। तो यह वो जगह थी। बैम्बू गार्डन कॉलोनी सिकंदराबाद की एक मशहूर विला सोसाइटी थी, जहां शहर के रईस लोग रहते थे। विनीत के ठाठ बात देखकर आर्यन समझ गया था कि वह किसी साधारण परिवार से नहीं है, वह पक्का एक रईस खानदान का चिराग था। लेकिन ये रईस लड़का आर्यन को काफी पसंद आया था। अपनी कार लेकर बाहर निकलते ही आर्यन को सड़क किनारे गर्मा गर्म दलिया और पराठे की रेहड़ी दिखी। इसे देखकर उसे अपने दादाजी के साथ बिताए दिन याद आ गए। उसने सड़क किनारे कार खड़ी की और 2 बड़े कटोरे दलिया ऑर्डर किया। उसे इतनी भूख के साथ सादा दलिया और पराठे खाते देख रेहड़ी वाला भी दंग रह गया। उसे लगा जैसे इस नौजवान ने कई दिनों से कुछ खाया ही न हो। नाश्ता करने के बाद आर्यन ने कार का नेविगेशन ऑन किया और धीरे धीरे बैम्बू गार्डन कॉलोनी की ओर बढ़ गया। जब वह सोसाइटी के गेट पर पहुंचा, तो विनीत पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। यहाँ की सुरक्षा बहुत सख्त थी, बिना पास के आर्यन की कार को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती। आर्यन भाई, आपकी गाड़ी तो बहुत धांसू है। लगता है मॉडिफाई करवाई हुई है ना? विनीत ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ गया और चमकती आंखों से कार का मुआयना करने लगा। यह मेरे मालिक की कार है और हाँ, ये पूरी तरह मॉडिफाई और बुलेट प्रूफ है। साधारण बंदूकें तो क्या, छोटे बोर वाली स्नाइपर राइफल भी इसमें बस छेद कर सकती हैं, इसे पार नहीं कर पाएंगी, आर्यन ने ईमानदारी से बताया। चूंकि कार उसकी अपनी नहीं थी, इसलिए कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी। बुलेट प्रूफ कार का नाम सुनते ही विनीत की आंखें और भी चमक उठीं। उसने कार को यहाँ वहां से छूकर देखा और हैरानी जताते हुए कहा, आर्यन भाई, ये तो वाकई कमाल की चीज है। काश मेरे पिताजी मुझे ऐसी गाड़ी दिलाते। वैसे आप बॉडीगार्ड हैं ना, तभी आप इतनी जबरदस्त फाइट करते हैं, आप तो वाकई मेरे हीरो बन गए हैं। हैरानी जताने के साथ साथ विनीत आर्यन को रास्ता भी बताता जा रहा था। पूरी कॉलोनी हरे भरे बांस के पेड़ों से भरी थी, जिससे वहां का माहौल बहुत शांत और सुकून भरा था। वहां बड़े बड़े आलीशान विला बने हुए थे, जो खन्ना हवेली जैसे विशाल तो नहीं थे, लेकिन अपनी खूबसूरती में लाजवाब थे। एक विला के सामने कार खड़ी करने के बाद आर्यन ने देखा कि यह घर थोड़ा अलग था। विला के सामने वाले आंगन को एक बगीचे में बदल दिया गया था, जहां तरह तरह की सब्जियां और फल लगे हुए थे। हरियाली देखकर मन को बहुत शांति मिल रही थी। आर्यन, मेरा आंगन एक सब्जी के खेत जैसा लग रहा है, थोड़ा अजीब है ना? ये सब दादाजी का किया धरा है, विनीत ने थोड़े लाचार भाव से कहा। मुझे तो ये सब्जी का बगीचा बहुत पसंद आया। अपनी मेहनत से चीजें उगाना इंसान के व्यक्तित्व को निखारता है और सेहत के लिए भी अच्छा है। शायद हम जैसे नौजवानों में इसी धैर्य की कमी है। ये बगीचा शहर के शोर शराबे के बीच किसी सुकून के टापू जैसा लग रहा है, आर्यन ने सच्चे दिल से तारीफ की। बहुत खूब कहा, नौजवान। आज की पीढ़ी में ऐसी सोच मैंने कम ही देखी है। तभी बगीचे में बने एक छप्पर के नीचे से एक बुजुर्ग बाहर आए और आर्यन को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराए। वे बुजुर्ग नंगे पैर थे और उनके हाथ में एक छोटी खुरपी थी। उनके बाल सफेद हो रहे थे, लेकिन वे काफी फुर्तीले और तंदुरुस्त लग रहे थे। उनकी आंखें बुढ़ापे वाली धुंधली नहीं थीं,
बल्कि उनमें एक गजब की चमक थी, जैसे वे किसी के भी मन की बात पढ़ सकते हों। आर्यन को लगा जैसे उसने इन बुजुर्ग को कहीं देखा है। अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर कौंधी और वह अनायास ही बोल उठा, आप तो मास्टर खन्ना हैं। हाँ हाँ, तो तुम वही आर्यन हो जिसका जिक्र विनीत कर रहा था। हमारा मिलना तो शायद तकदीर में ही लिखा था। मैंने तुम्हें एक बार मॉल में देखा था और तब भी मैंने कहा था कि अगर मैं दुनियादारी के कामों में न फंसा होता तो तुमसे जरूर बात करता। लगता है आज मेरी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। मास्टर खन्ना ने बिना किसी दिखावे के बड़ी सादगी से बात की, जिससे आर्यन को बहुत अच्छा लगा। दादाजी, आर्यन, आप दोनों एक दूसरे को। विनीत हक्का बक्का रह गया। उसे लगा जैसे ये दोनों पुराने दोस्त हों। वे भला कब मिले थे? विनीत, खड़ा क्या देख रहा है? जा, मेरी सबसे खास दार्जिलिंग वाली चाय लेकर आ। आज आर्यन मेरी सबसे पसंदीदा चाय का स्वाद चखेगा। मास्टर खन्ना ने विनीत को घूरा, जिससे वह थोड़ा सहम गया। साफ दिख रहा था कि विनीत अपने दादाजी से काफी डरता था। आर्यन के लिए भी यह काफी हैरान करने वाला था कि विनीत के दादाजी शहर के मशहूर पत्थर विशेषज्ञ मास्टर खन्ना थे। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। आर्यन विनीत के पीछे पीछे ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा, जहां विनीत उसे बड़ी हसरत से देख रहा था। विनीत भाई, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई देखेगा तो सोचेगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, आर्यन ने उलझन में पूछा। आप नहीं समझेंगे। मुझे तो आम दिनों में दादाजी की उस खास चाय को हाथ तक नहीं लगाने दिया जाता, लेकिन आपके आते ही मुझे उसे बनाने का काम मिल गया। अब आप ही बताए, उनका असली पोता कौन है? विनीत ने बनावटी रोना रोते हुए कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी नाक छुई और कहा, पोते तो तुम ही रहोगे भाई, इस बात पर तुमसे मुकाबला कौन करेगा? ये भी सही है, पोता तो मैं ही हूँ। विनीत अपनी ही बात के मजाक को नहीं समझ पाया और केतली चढ़ाकर चाय की पत्तियां निकालने लगा। हैरानी की बात यह थी कि मेज पर चाय के छोटे कपों के बजाय बड़े मग रखे हुए थे। आर्यन की उलझन भांपते हुए विनीत ने बताया, मेरे दादाजी को बड़े मग में चाय पीना पसंद है। वे कहते हैं कि छोटे कपों में वो मजा नहीं आता। छोटे कपों में मजा नहीं आता। आर्यन को अचानक अपने दादाजी की कही बात याद आ गई। जिन्होंने उसे पाला था, उन्हें भी चाय बहुत पसंद थी, लेकिन वे हमेशा बड़े पीतल के गिलास में कड़क चाय पीते थे और उसका भरपूर आनंद लेते थे। आर्यन ने खोई हुई आवाज में कहा, मेरे दादाजी भी कहते थे कि आज के लोग कप तो बहुत सुंदर और चाय बनाने के तरीके दिखावे वाले इस्तेमाल करते हैं, पर उनमें कुछ कमी रह जाती है। तब मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन आज समझ पा रहा हूँ, उसमें सादगी और जीवन के असली सार की कमी होती है। क्या तुम्हारे दादाजी ऐसा कहते थे? मास्टर खन्ना बाहर से अंदर आए। उनके पैरों में अब कपड़े के जूते थे और आस्तीनें अब भी चढ़ी हुई थीं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे दादाजी यहाँ होते तो हमारी खूब जमती और हम पक्के दोस्त बन जाते। मास्टर खन्ना मेज के सामने बैठ गए। चाय बनाने का उनका तरीका बिल्कुल सादा था। उन्होंने मग को गर्म पानी से धोया, चाय की पत्तियां डालीं और ऊपर से खौलता हुआ पानी डाल दिया। जल्द ही पानी का रंग हल्का सुनहरा हो गया और चाय की भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, जिसने आर्यन का मन मोह लिया। आर्यन, उस दिन मॉल में जो तुमने कहा था, क्या वह सच था? क्या तुमने वाकई पत्थरों की परख के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है? चाय के तीसरे दौर के बाद मास्टर खन्ना ने दोबारा पूछा। जी नहीं, मेरा पत्थरों से कोई पुराना नाता तो नहीं है। उस दिन उस ब्रेसलेट को नकली बताना बस किस्मत का खेल था। आर्यन अपनी दिव्य दृष्टि एक्स-रे विजन के बारे में नहीं बता सकता था, इसलिए उसने एक बहाना बना दिया। आखिरकार, वह पत्थरों की असली परख की तकनीकों से वाकिफ नहीं था। ये सब तो उसकी आंखों का कमाल था। आर्यन, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मॉल में कुछ मजेदार हुआ था? विनीत अपने दादाजी और आर्यन की बातों के बीच खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहा था और जवाब न मिलने पर थोड़ा बेचैन हो रहा था। अध्याय 58, पत्थरों की परख। विनीत को इतना उत्सुक देखकर आर्यन ने शाइन मॉल वाली घटना उसे संक्षेप में सुना दी। बाद में इतना सब कुछ हो गया, उफ। आज के नौजवान वाकई बहुत जल्दबाज और जोश में रहने वाले हैं, मास्टर खन्ना ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सूरज जल्दबाज तो था, पर वह इतना भी पागल नहीं था कि शोरूम का कांच तोड़ देता। वह तो आर्यन था जिसने बाद में उसे अपनी चाल में फंसा लिया था। आर्यन भाई, अफसोस कि मैं उस मजेदार घटना के वक्त वहां नहीं था। विनीत अभी और कुछ बोलने ही वाला था कि उसके दादाजी की तीखी नजर ने उसे चुप करा दिया। मास्टर खन्ना ने बेबसी से अपने पोते को घूरा और आर्यन से बोले, मुझे बहुत खुशी है कि विनीत को तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। यह अक्सर बहुत चंचल रहता है, मुझे उम्मीद है कि यह तुमसे कुछ अच्छी बातें सीखेगा। आखिरकार, तुम दोनों हमउम्र हो और एक दूसरे की बात बेहतर समझ सकते हो। मास्टर खन्ना, नौजवानों का थोड़ा चंचल होना तो स्वाभाविक है और मुझे लगता है कि विनीत एक बहुत नेक इंसान है, वफादार, ईमानदार और भरोसेमंद, आर्यन ने ईमानदारी से कहा। हालांकि उसे लगता था कि विनीत थोड़ा ज्यादा बोलता है, पर वह दिल का वाकई साफ था। देखा जाए तो अगर एक नौजवान के चेहरे पर हर वक्त उदासी छाई रहे, तो वह नौजवान कैसा
आर्यन की बातों ने विनीत के दिल को छू लिया और वह मेज के नीचे से आर्यन को थम्स अप दिखाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दादाजी के सामने उसकी तारीफ बहुत कम होती थी। हा हा हा, आर्यन, इसकी इतनी तारीफ मत करो वरना इसके पंख निकल आएंगे। मास्टर खन्ना ने दिखाने के लिए तो उसे टोक दिया, पर उनके चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी। आखिरकार ये पोता उन्होंने ही पाला था, इसलिए विनीत की तारीफ मास्टर खन्ना की अपनी परवरिश की तारीफ के बराबर थी। मास्टर खन्ना दिल खोलकर हंसे और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, आर्यन, क्या तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो या कुछ और? पत्थरों को पहचानने की तुम्हारी इस प्रतिभा को देखते हुए क्या तुम इसे और गहराई से सीखना चाहोगे? उनकी इस बात ने विनीत को चौंका दिया। वह जानता था कि उसके दादाजी का गहनों और पत्थरों की दुनिया में कितना बड़ा नाम है, और उन्होंने आज तक किसी और नौजवान को इतनी तवज्जो नहीं दी थी। मास्टर खन्ना, मैं अभी 12वीं कक्षा में हूँ और बोर्ड की परीक्षाओं में बस 1 महीना बचा है। मुझे पत्थरों की परख में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन परीक्षा नज़दीक होने के कारण शायद अभी सीखने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा। आर्यन वाकई पत्थरों के बारे में सीखना चाहता था, क्योंकि आगे चलकर वह अपनी दिव्य दृष्टि की मदद से अच्छी कमाई करने की योजना बना रहा था। अगर उसे इस क्षेत्र की इतनी बड़ी हस्ती से सीखने का मौका मिले तो यह निश्चित रूप से उसके लिए बहुत मददगार होता। हालांकि आर्यन किसी भी पत्थर के अंदर देख सकता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कौन सा पत्थर कीमती है और कौन सा साधारण। अगर उसने अपनी दिव्य दृष्टि से किसी कीमती दिखने वाले पत्थर को चुना, जो असल में सिर्फ कुछ 100 रुपयों का हो, और लाखों की कीमत वाले पत्थर को साधारण पत्थर समझकर छोड़ दिया, तो यह एक बड़ा मजाक बन जाएगा। मास्टर खन्ना ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बोर्ड की परीक्षा वाकई बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के बीच थोड़ा आराम भी जरूरी है। क्यों ना आज इस मौके का फायदा उठाते हुए हम मेरे संग्रह को देखें और भारतीय पत्थर संस्कृति के बारे में कुछ जानें। जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, एक सज्जन पुरुष का स्वभाव पत्थर जैसा कोमल और दृढ़ होना चाहिए, जो इस सत्य को दर्शाता है। आर्यन भले ही पत्थरों के बारे में ज्यादा न जानता हो, लेकिन वह प्राचीन साहित्य और कविताओं में माहिर था। अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत कुछ पढ़ लिया था। मास्टर खन्ना की बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा बुद्ध और हमारे शास्त्रों में भी पत्थरों रत्नों के गुणों का वर्णन मिलता है, जैसे करुणा, बुद्धि, न्याय और सत्य। हा हा हा, आर्यन ने बहुत ही सुंदर बात कही, चलो चलकर देखते हैं। मास्टर खन्ना अब पहले से भी ज्यादा खुश लग रहे थे। वे उठे और ड्राइंग रूम के पीछे की ओर चलने लगे। आर्यन थोड़ा झेप गया, ऐसा नहीं था कि उसने कुछ बहुत महान कहा था, उसने बस शास्त्रों की बात दोहराई थी। वह खुद को कोई सज्जन पुरुष नहीं मानता था, वह तो बस अपने दिल की सुनता था। खन्ना बहनों की नज़र में तो उसे बदमाश और आवारा जैसे नाम मिले हुए थे, जो सज्जनता से कोसों दूर थे। फिर भी बुजुर्ग को खुश देखकर आर्यन उनका मन नहीं तोड़ना चाहता था। पीछे चल रहे विनीत ने धीरे से आर्यन का हाथ खींचा। उसके चेहरे पर अब भी वही शिकायती भाव था। आर्यन भाई, आप तो कमाल हैं। आप अभी अभी हमारे घर आए हैं और दादाजी ने अपने 2 नियम तोड़ दिए। वे कभी किसी को अपनी खास चाय की पत्तियां या अपना निजी संग्रह छूने नहीं देते। आज आपकी वजह से मुझे भी यह सब देखने का मौका मिल रहा है। हे भगवान, इनका सगा पोता आखिर है कौन? विनीत ऐसे शिकायत कर रहा था जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। बस करो यार, पोते तुम ही हो। मैं तुम्हारी जगह नहीं छीनने वाला। आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया और विनीत से थोड़ा दूर हो गया ताकि उसकी बातों की फुहारों से बच सके। मास्टर खन्ना के साथ विला के पिछले हिस्से में पहुंचने पर वे एक बंद कमरे के सामने रुके। मास्टर खन्ना ने अपनी जेब से चाबी निकाली और धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही आर्यन ने अंदर कदम रखा, वह दंग रह गया। कमरा छोटे मोटे पत्थरों से नहीं भरा था, बल्कि कमरे के बीचों बीच एक विशाल पत्थर जेड रखा हुआ था। अनजाने में आर्यन की दिव्य दृष्टि उस विशाल पत्थर के आर पार देख गई। अंदर का हिस्सा बहुत ठोस था और उसमें एक भी दरार नहीं थी। उसके रंग किसी अद्भुत चित्रकारी जैसे थे, कहीं गहरा काला तो कहीं बर्फ जैसा सफेद। ये रंग आपस में मिलकर पहाड़ियों और बहते पानी जैसा दृश्य बना रहे थे। हजारों मील का कुदरती नजारा। आर्यन धीरे से बुदबुदाया। उसने आज तक पत्थर का इतना दिल छू लेने वाला टुकड़ा नहीं देखा था। उसकी यादों में पत्थर सिर्फ शोरूम की कांच की अलमारियों में सजे लॉकेट या कंगन थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पत्थर इतना भव्य भी हो सकता है। ये दादाजी का सबसे कीमती पत्थर है। इस पर बना यह नज़ारा कुदरती है, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। इसीलिए दादाजी ने इसका नाम अखंड भारत का नज़ारा रखा है। विनीत ने आर्यन के पास खड़े होकर धीरे से कहा, किसी ने दादाजी को इसके लिए 50 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी, पर उन्होंने मना कर दिया। 50 करोड़ रुपए। आर्यन की सांसें अटक गईं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि महज एक पत्थर की कीमत 50 करोड़ हो सकती है। ये दुनिया वाकई बहुत अनोखी है। बदमाश कहीं के। मास्टर खन्ना के कान बहुत तेज थे।
उन्होंने विनीत की बात सुन ली और उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए नाराजगी से कहा, 50 करोड़ की बात छोड़, अगर कोई 100 करोड़ भी दे तो मैं इसे न बेचूं। भले ही इसकी कीमत कुछ भी हो, मेरी नज़रों में यह अनमोल खजाना है। इंसान की नज़र में जो चीज़ प्यारी होती है, वह अनमोल हो जाती है। जैसे किसी प्रेमी का दिया हुआ साधारण सा उपहार भी एक महिला के लिए सोने से ज्यादा कीमती होता है। बेशक, आर्यन ने सोचा कि कल देखी हुई उस लालची महिला को इस उदाहरण से बाहर रखना ही बेहतर है। मास्टर खन्ना, ये पत्थर इतना बड़ा है, मुझे लगता है कि ये देश के सबसे बड़े पत्थरों में से एक होगा। इसका वजन कितना होगा? आर्यन ने उस विशाल पत्थर के चारों ओर घूमते हुए पूछा। जब मास्टर खन्ना पत्थरों के बारे में बात करते थे, तो वे उनकी एक एक जानकारी ऐसे देते थे जैसे अपने बच्चों के बारे में बता रहे हों। वे हंसते हुए बोले, हे, ये सबसे बड़ा पत्थर नहीं है। अगर सबसे बड़े की बात करें, तो हमारे देश की खदानों में ऐसे कई विशाल पत्थर मिले हैं जो कई टन भारी हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध तो वो मूर्तियां और रत्न हैं जिन्हें तराश कर मंदिरों में स्थापित किया गया है। तुम्हें मौका मिले तो दक्षिण भारत के मंदिरों के शिल्प को जरूर देखना। अध्याय 59, पत्थरों का जुआ। आर्यन, जरा इधर आओ और इन रत्नों को ध्यान से देखो। मास्टर खन्ना ने आर्यन को पास बुलाया और बारीकी से समझाते हुए कहा, पन्ना और बिल्लोर उस विशाल पत्थर से अलग होते हैं। यहाँ मैंने लगभग हर तरह के कीमती पत्थरों का संग्रह किया है। आर्यन पास गया और बड़ी गहराई से देखने लगा। उसे भविष्य में रत्नों के जरिए पैसे कमाने थे, इसलिए वह बहुत ध्यान दे रहा था। उसकी एकाग्रता देखकर मास्टर खन्ना ने आगे समझाना शुरू किया। रत्नों की दुनिया में एक कहावत है, पहला प्रकार, दूसरा रंग और तीसरा शिल्प। अगर पत्थर की किस्म अच्छी हो, तो वह 3 खामियों को छिपा सकती है। रत्नों की गुणवत्ता के कई स्तर होते हैं, जैसे कांच जैसा पारदर्शी, बर्फ जैसा शीतल, रेशमी, सुनहरा और धानी। दूसरी बात, रत्नों के रंग पर गौर करो। इनके 100 से भी ज्यादा रंग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें रंगहीन, सफेद, हरा, बैंगनी, काला, पीला और लाल श्रेणियों में बांटा जाता है। एक अच्छे रत्न की पहचान उसका गहरा, साफ और एक जैसा रंग होना है। वैसे, कौन सा रंग सबसे अच्छा है, ये सबकी अपनी पसंद पर निर्भर करता है। रत्नों की कीमत उनकी नक्काशी और सजावट की कारीगरी पर भी टिकी होती है। मास्टर खन्ना बोलते जा रहे थे और आर्यन को एक एक पत्थर दिखा रहे थे। वे किसी स्कूल टीचर से भी ज्यादा मेहनत से समझा रहे थे। आर्यन अपनी दिव्य दृष्टि, एक्स-रे विजन और मास्टर खन्ना के ज्ञान की मदद से रत्नों की बारीकियों को बहुत तेजी से समझ रहा था। उसकी दिव्य दृष्टि एक तरह की जादुई शक्ति थी, जिसे समझने में लोगों को महीनों लग जाते। आर्यन उसे 1 घंटे में ही समझ रहा था। वह पूरे चाव से सुन रहा था, जबकि विनीत बार बार जमाइयां ले रहा था। उसे सुनते सुनते नींद आने लगी थी। अचानक एक चटाक की आवाज आई। मास्टर खन्ना ने विनीत के कंधे पर हाथ मारा, जिससे वह हड़बड़ाकर उठ गया। बदमाश कहीं के, जब भी मैं तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं, तुम्हें नींद आने लगती है। आर्यन को देखो, वह कितनी शांति से सीख रहा है। मास्टर खन्ना ने उसे फटकार लगाई। अब समझ आया कि विनीत अपने दादाजी से इतना क्यों डरता था। बचपन से उसे ऐसी ही डांट पड़ती आई थी। ठीक है दादाजी, आपकी सीख सिर माथे पर। मैं आर्यन भाई से जरूर कुछ सीखूंगा। विनीत को अपने दादाजी के मिजाज का पता था। जब वे सबक सिखा रहे हों, तो बहस नहीं करनी चाहिए, बस चुपचाप सुन लेना चाहिए। अगर जुबान लड़ाओ, तो मुसीबत और बढ़ जाती है। वाकई, जब विनीत ने चुपचाप डांट सुन ली, तो मास्टर खन्ना शांत हो गए। विनीत ने दबे पांव आर्यन की तरफ मुंह चिढ़ाया, जैसे वह अपनी चतुराई पर बहुत खुश हो। आर्यन ने बस अपना सिर हिला दिया। वैसे, विनीत आमतौर पर बहुत बातूनी था, और यह बोलने की कला उसे विरासत में अपने दादाजी से ही मिली थी। तीनों पूरी सुबह उसी कमरे में रहे, जब तक कि विनीत की भूख बर्दाश्त से बाहर नहीं हो गई और उसका पेट गुड़गुड़ाने नहीं लगा। तभी आर्यन और मास्टर खन्ना को समय का अंदाजा हुआ। आर्यन तो बिना खाए रह सकता था, और मास्टर खन्ना अपने काम में इतने डूब गए थे कि खाने की सुध ही नहीं रही। आर्यन, आज लंच यहीं करो। मुझे अभी तुम्हें बहुत कुछ बताना है। उफ, यह विनीत तो मेरी बात सुनता नहीं। आज जाकर मुझे कोई ऐसा नौजवान मिला है जिसमें सीखने की ललक और प्रतिभा दोनों है। मास्टर खन्ना ने आर्यन को खाने के लिए रोक लिया। दादाजी, आर्यन मेरा मेहमान है और आपने उसे पूरे दिन अपने पास बिठाए रखा। ये नाइंसाफी है, विनीत ने चिढ़ते हुए कहा। उसने तो आर्यन को मौजमस्ती के लिए बुलाया था, लेकिन दादाजी ने उसे हाईजैक कर लिया था। मास्टर खन्ना ने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, नाइंसाफी लगती है। तो कल से मैं तुम्हें भी 2 घंटे का पाठ पढ़ाऊंगा। अगर तुम नहीं सोए, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अरे नहीं नहीं दादाजी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आह, बहुत भूख लगी है। आर्यन भाई, चलिए खाना खाते हैं। आंटी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। विनीत ने नजरें चुराते हुए बात पलट दी और आर्यन को ड्राइंग रूम की तरफ ले गया। लंच में जो सब्जियां और फल थे, वे सब मास्टर खन्ना ने खुद उगाए थे, ताज़ा और रसीले। बाजार की सब्जियों के मुकाबले इनका स्वाद बहुत ही अलग और प्राकृतिक था।
खाना खाने के बाद मास्टर खन्ना फिर से आर्यन को पत्थर दिखाने के लिए ले जाने लगे। दादाजी, क्या मेरा जाना जरूरी है? विनीत ने मुंह बनाया। वह जानता था कि एक बार दादाजी काम में डूबे तो वे खाने पीने और सोने की परवाह नहीं करते, और उनके पीछे रहना किसी सजा से कम नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि इस बार मास्टर खन्ना उसकी सुस्ती पर नाराज नहीं हुए, बस इतना कहा, अब हम कच्चे पत्थरों रॉ मटेरियल्स को देखने जा रहे हैं। मैंने सुना है कि पिछली बार बाजार में किसी को कच्चे पत्थरों के व्यापार में भारी नुकसान हुआ था। अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं है तो रहने दो। आर्यन, चलो, इसकी फिक्र मत करो। दादाजी की बात सुनते ही विनीत की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत मक्खन लगाते हुए बोला, अरे दादाजी, क्या आप जानते हैं लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि कच्चे पत्थरों को पहचानने में आपकी आंखें हनुमान जी जैसी पैनी हैं। आपकी परख कभी गलत नहीं होती। आर्यन ने देखा कि विनीत कितना बड़ा पलटूप है। कल जब वे अंडरगारमेंट्स खरीदने गए थे तब उसकी यह हिम्मत कहाँ थी। खैर, आर्यन को ये दादा पोते की जोड़ी बहुत मजेदार लगी, ऊपर से नोकझोंक पर अंदर से गहरा तालमेल। इस बार वे विला के बेसमेंट में गए, जो ऊपर के कमरे से भी बड़ा था। आर्यन को लगा जैसे विला के नीचे का पूरा हिस्सा ही खोदकर बनाया गया है। बेसमेंट में रोशनी और हवा का अच्छा इंतजाम था, इसलिए आर्यन को वहां कोई घुटन महसूस नहीं हुई। रोशनी बहुत तेज थी और जमीन पर अलग अलग आकार और रंगों के पत्थर बिखरे पड़े थे। आर्यन के लिए तो ये सिर्फ मामूली पत्थर थे, क्योंकि उसने पहले कभी कच्चे पत्थर नहीं देखे थे। आर्यन भाई, देखो, ये सब दादाजी द्वारा जमा किए गए कच्चे रत्न हैं। इनमें कुछ बहुत ही शानदार चीजें छिपी हैं। विनीत की आंखों में चमक थी और मुंह में पानी आ रहा था। बदमाश, पत्थरों पर जुआ गैम्बलिंग ऑन स्टोन खेलना चाहता है पर कुछ सीखना नहीं चाहता। ऐसे ललचाने से कुछ नहीं होगा, खून। मास्टर खन्ना ने उसे झिड़का। आर्यन उलझन में था। विनीत सुबह असली रत्नों को देखकर इतना उत्साहित नहीं था, फिर इन बिना तराशे पत्थरों को देखकर वह इतना खुश क्यों था? विनीत भाई, इन पत्थरों में ऐसा क्या खास है? हमें तो ये भी नहीं पता कि इनके अंदर क्या है, आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। विनीत ने अनुभवी अंदाज में आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आर्यन, तुम अभी नहीं समझोगे। इन पत्थरों का असली मजा ही इस अनिश्चितता में है। तुमने अभी तक एक पल में राजा एक पल में फकीर वाली भावना महसूस नहीं की है। आर्यन, इसकी बकवास मत सुनो। पत्थरों का ये जुआ वाकई इंसान को एक पल में अमीर या गरीब बना सकता है, लेकिन इसकी लत बहुत बुरी होती है। मैंने कई लोगों को इसके चक्कर में बर्बाद होते देखा है। जुआ खेलना गलत नहीं है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। जो अपनी लालसा पर काबू नहीं रख पाते, वे चाहे कितने भी अमीर हो जाएं, अंत में मुंह की खाते हैं। मास्टर खन्ना ने एक गहरी सांस लेते हुए समझाया। मास्टर खन्ना सही कह रहे हैं। मुनाफे का लालच इंसान का संतुलन बिगाड़ सकता है। जो शांत रहकर फैसला लेता है वही असली विजेता है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। बहुत अच्छे, आर्यन। मैंने तुम्हें इस दुनिया से इसलिए रूबरू कराया ताकि तुम किस्मत के भरोसे न रहो, बल्कि अपनी पारखी नज़र विकसित कर सको, ताकि इन धूल भरे पत्थरों के बीच से असली हीरे को पहचान कर उसे चमक दे सको। मास्टर खन्ना ने सिर हिलाकर सराहना की। अध्याय 60, शाम की महफिल। बेसमेंट में रखे पत्थर 3-4 किलो के छोटे टुकड़ों से लेकर 200-300 किलो के विशाल पत्थरों तक थे, जो दिखने में नदी के साधारण पत्थरों जैसे ही लग रहे थे। उनकी ऊपरी सतह मटमैली और बिल्कुल मामूली थी। मास्टर खन्ना ने आर्यन को दिखाने के लिए एक छोटा पत्थर उठाया, जिसका एक कोना कटा हुआ था। उन्होंने टॉर्च जलाकर उस कटे हुए हिस्से पर रोशनी डाली, जिससे एक कोमल हरे रंग की चमक उभरी, जो देखने में बहुत सजीव और जादुई लग रही थी। पत्थरों पर दांव लगाना या रत्नों का जुआ भारत के सीमावर्ती इलाकों और बड़े व्यापारिक केंद्रों में पिछले कुछ दशकों में बहुत मशहूर हुआ है। अब तो देश के हर बड़े शहर में इसका बाजार है। इस टुकड़े को देखो, इसे खिड़की बनाना कहते हैं। इसका मतलब है कि कच्चे पत्थर को एक तरफ से थोड़ा काट दिया गया है ताकि पता चल सके कि अंदर रत्न है या नहीं। इस तरह के आधे खुले पत्थर थोड़े महंगे मिलते हैं, मास्टर खन्ना ने समझाते हुए दिखाया। फिर एक दूसरे तरह के पत्थर होते हैं जो पूरी तरह बंद होते हैं। मास्टर खन्ना ने एक और कच्चा पत्थर उठाया और कहा, आकार और वजन के अलावा कोई नहीं बता सकता कि इसके अंदर रत्न छिपा है या सिर्फ मिट्टी। खेलने वाले अपनी अनुभवी नजरों से पत्थर की ऊपरी परत या खाल को देखकर अंदाजा लगाते हैं। तो पत्थर की कैसी खाल ये बताती है कि अंदर रत्न हो सकता है? आर्यन ने पूछा। वह अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल तो कर ही सकता था, पर वह इस हुनर को भी सीखना चाहता था ताकि जब वह भविष्य में कीमती पत्थर चुने तो किसी को शक न हो। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे बिना वजह भाग्यशाली समझें या उसकी शक्तियों पर सवाल उठाएं। यही कारण था कि आर्यन कच्चे पत्थरों को परखना सीखना चाहता था ताकि वह अपनी दिव्य दृष्टि की बात को छिपा सके। वैसे भी एक नया हुनर सीखना कभी बुरा नहीं होता। आर्यन भाई, आपने बहुत ही गहरा सवाल पूछा है। कच्चे माल में रत्न होने की 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता।
कभी कभी बाहर से बहुत खराब दिखने वाले पत्थरों के अंदर भी बेशकीमती रत्न निकल आते हैं। विनीत ने बीच में कूदते हुए अपनी जानकारी झाड़ने का मौका नहीं छोड़ा। मास्टर खन्ना ने विनीत की बात का खंडन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने बड़े धैर्य से आर्यन को समझाया, किस्मत का हाथ तो होता ही है, पर पत्थर की खाल को गौर से देखने पर बहुत कुछ पता चलता है। उदाहरण के लिए, अगर खाल की बनावट दानेदार और ढीली है, तो अंदर रत्न होने की संभावना कम होती है। वहीं अगर पत्थर की ऊपरी परत बारीक, सघन और चिकनी है, तो अंदर उच्च कोटि का रत्न मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। जब बात पत्थरों के दांव पेंच की आई, तो मास्टर खन्ना पूरे जोश में आ गए। उन्होंने आर्यन को रंग पहचानने, दरारें चेक करने और किन खदानों का माल बेहतर होता है, जैसी छोटी छोटी बारीकियां समझाईं। अंत में उन्होंने पत्थर को काटने और रत्न निकालने का तरीका भी सिखाया। आर्यन नई चीजें सीखने में बहुत तेज था। वह उन बातों को भी तुरंत समझ रहा था जिन्हें सीखने में विनीत जैसे अनुभवी खिलाड़ी को भी सालों लग जाते। अपनी दिव्य दृष्टि के कारण आर्यन की समझ विनीत से भी कहीं ज्यादा गहरी लगने लगी थी। तुम तो जीनियस हो आर्यन। जो मैंने सिखाया वह तुमने पल भर में सीख लिया। बस अब तुम्हें थोड़े व्यवहारिक अनुभव की जरूरत है। अफसोस कि मेरे पास यहाँ जो पत्थर हैं, वे पहले से ही छटे हुए हैं, इसलिए उन पर तुम्हारी परीक्षा लेना सही नहीं होगा। मास्टर खन्ना आर्यन के मुरीद होते जा रहे थे। उन्हें उसका शांत स्वभाव और सीखने की क्षमता बहुत पसंद आई। पत्थरों से खेल रहा विनीत सावधानी से पास आया और बोला, दादाजी, क्या आज शाम को वह बड़ी महफिल नहीं है? अगर आर्यन वहां चले तो कितना मजा आएगा। बदमाश, सीधे सीधे कहो कि तुम्हें मजे करने जाना है। पिछली बार तुमने मेरी नाक कटवाई थी, फिर भी तुम्हारी हिम्मत देखो। मास्टर खन्ना को कोई पुरानी बात याद आए और वे थोड़े चिढ़ गए। पर फिर आर्यन की तरफ देखकर वे मुस्कुराए और बोले, वैसे तुम्हारी बात सही है, वह महफिल आर्यन के लिए अनुभव पाने का अच्छा मौका है। दादा पोते की बातों से उलझन में पड़े आर्यन ने पूछा, विनीत भाई, आप किस महफिल की बात कर रहे हैं? क्या ये पत्थरों के व्यापार से जुड़ी है? हाँ, यह उसी से जुड़ी है, पर मामला उतना सीधा नहीं है। जो भी हो, वहाँ ड्रामा और रौनक देखने लायक होती है, विनीत ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। अमीर लोगों की ये महफिलें आर्यन की समझ से परे थीं। उसने सोचा कि शाम को वैसे भी कोई खास काम नहीं है, तो जाकर देखने में क्या हर्ज है। यह महफिल कहाँ है? आर्यन ने पूछा। इस बार ये बजाज खानदान के यहाँ है, विनीत ने जवाब दिया। बजाज खानदान? ये सुनकर आर्यन दंग रह गया। बजाज परिवार के बारे में उसे अच्छे से याद था। छोटे बजाज साहब और बड़े बजाज साहब दोनों के साथ उसकी झड़प हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसने उनके खास आदमी चाचा सोमनाथ को भी रास्ते से हटा दिया था। अगर बजाज परिवार को ये पता चल जाए, तो आर्यन के साथ उनकी दुश्मनी जानलेवा मोड़ ले सकती थी। तुम दोनों यहीं देखो, मैं जरा आराम कर लेता हूँ, मास्टर खन्ना ने घोषणा की और विनीत को चेतावनी दी। मेरे कच्चे पत्थरों को पीठ पीछे बेचने की कोशिश मत करना, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत मार पड़ेगी। बुजुर्ग होने के नाते शाम की पार्टी के लिए ऊर्जा बचाए रखने के लिए उन्हें थोड़ी नींद की जरूरत थी। जब मास्टर खन्ना चले गए, तो आर्यन की जिज्ञासु नजरों को देखकर विनीत ने शर्मिंदगी से स्वीकार किया, ये पिछले साल की बात है, बुजुर्ग अभी तक नहीं भूले। मेरी मम्मी का जन्मदिन था और मैं उन्हें एक महंगा उपहार देना चाहता था। उस वक्त मेरे पास पैसे कम थे, तो मैंने बेसमेंट से एक पत्थर चुपचाप निकालकर बेच दिया। मुझे लगा इतने पत्थरों में किसे पता चलेगा, पर दादाजी ने पकड़ लिया और मेरी जमकर धुलाई की। वह पत्थर तुमने कितने में बेचा था? आर्यन ने पूछा। 5 लाख में, पर बात वह नहीं है। दादाजी ने कहा कि मुझे ठग लिया गया, वह पत्थर कम से कम 10 लाख का था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे पत्थर बेचने के लिए नहीं, बल्कि बेवकूफ बनने के लिए मारा था, विनीत ने लाचारी से कंधे उचकाते हुए कहा। 10 लाख? महज एक पत्थर की कीमत 10 लाख? आर्यन को लगा कि अमीर लोगों की दुनिया वाकई अलग है। पहले जब उसे साल के 5 लाख मिलते थे, तो वह बहुत खुश था। पर अब उसे एहसास हुआ कि वह कुएं का मेंढक था। सूरज जैसा आदमी इतना घमंडी क्यों था? बजाज भाई इतने मगरूर क्यों थे? वजह साफ थी, पैसा। जब जेब भारी हो, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। आर्यन को सोच में डूबा देख विनीत ने उसके सामने हाथ हिलाया और कहा, आर्यन, बजाज परिवार का नाम सुनकर तुम थोड़े असहज लग रहे हो। क्या तुम्हारा उनके साथ कोई झगड़ा है? हाँ, थोड़ा मनमुटाव है, आर्यन ने खन्ना परिवार के फंक्शन में बजाज परिवार के साथ हुई अपनी कहासुनी के बारे में संक्षेप में बताया। हा, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। आर्यन भाई, आप तो छा गए। बजाज को आज तक किसी ने ऐसे खरी खोटी नहीं सुनाई। अब तो मैं आज की शाम का और भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वह हमेशा सबका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, पर लगता है अब वक्त बदलने वाला है, विनीत खिलखिलाकर हंसा। साफ था कि वह भी बजाज को पसंद नहीं करता था। दोनों आपस में बातें करते रहे और शाम को 6 बजे खाना खाने के बाद आर्यन मास्टर खन्ना के पीछे अपनी गाड़ी चलाते हुए बजाज परिवार के बंगले की ओर चल दिया।
ऐसी महफिलों में पेट भर खाना नहीं मिलता, बस पेय पदार्थ और नाश्ता होता है, इसलिए मास्टर खन्ना ने पहले ही घर पर खाना खा लिया था। पार्टी 7 बजे शुरू होनी थी। जब आर्यन और बाकी लोग बजाज परिवार के बंगले पर पहुंचे तो 6:50 हो रहे थे, शुरू होने में बस 10 मिनट बाकी थे। अध्याय 61। बजाज परिवार का आयोजन। बजाज परिवार का घर किसी यूरोपीय विला से कम नहीं लग रहा था। आर्यन ने गाड़ी बाहर रोकी और उतरकर देखा कि पहले से ही दर्जनों गाड़ियां खड़ी थीं। फरारी, लेम्बोर्गिनी, मेबैक और कई ऐसी महंगी गाड़ियां थीं जिनके नाम भी वह नहीं जानता था। इन सब के बीच आर्यन की बख्तरबंद गाड़ी साधारण सी लग रही थी, जबकि मास्टर खन्ना की सवारी तो रोल्स रॉयस थी। लेकिन आर्यन जानता था कि अगर कोई खतरा हुआ तो सबसे ज्यादा सुरक्षित वही गाड़ी होगी जो वह चला रहा था। चलो, शुरू होने वाला है, मास्टर खन्ना ने कहा और मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। आर्यन और विनीत उनके साथ अंदर गए। विनीत इधर उधर उत्सुकता से देख रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो। अंदर एक बड़ा सा बगीचा था, चारों ओर फूल पौधे लगे थे और बीच में फव्वारा था। मुख्य रास्ते के दोनों तरफ सजे धजे नौकर खड़े थे। पूरे विला का माहौल बहुत भव्य था, लगभग खन्ना हवेली जैसा। अंदर जाते ही कई लोग मास्टर खन्ना को आदर से नमस्ते करने लगे, लेकिन उनकी नजरें बार बार आर्यन पर जा रही थीं। वे उसे पहचानते नहीं थे, इसलिए उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। अमीर लोगों की दुनिया छोटी होती है, इसलिए कोई नया चेहरा तुरंत ध्यान खींचता है, खासकर जब वह मास्टर खन्ना जैसे बड़े व्यक्ति के साथ हो। विला का हॉल बहुत बड़ा था, किसी होटल के बैंक्वेट हॉल जैसा। बीच में एक लंबी मेज लगी थी, जिस पर तरह तरह के नाश्ते और पेय रखे थे। करीब 30 लोग वहां मौजूद थे, छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सबकी जगह भी तय लग रही थी। अंदर की तरफ एक खास जगह थी, जहां कुछ बड़े लोग खड़े थे। उनसे थोड़ा बाहर मध्यम उम्र के लोग और सबसे बाहर युवा लोग। जैसे ही मास्टर खन्ना अंदर आए, सबने बात करना बंद कर दिया और उनका स्वागत किया। लेकिन आर्यन को देखकर सभी के चेहरे पर हैरानी थी। तभी पीछे से एक हंसी की आवाज आई, अरे खन्ना जी, आखिर आ ही गए। यह आवाज बजाज परिवार के मुखिया बजाज साहब की थी। वह सफेद बालों वाले बुजुर्ग थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत तेज था। उनकी नजरें इतनी पैनी थीं कि कई लोग सीधे उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। आर्यन ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि यह आदमी साधारण नहीं है। विनीत ने धीरे से कहा, ये बजाज साहब हैं, रोहित बजाज के दादा। बहुत खतरनाक माने जाते हैं। कहते हैं, जवान दिनों में म्यांमार जाकर अकेले ही अपना नाम बनाया था। एक बार तो उन्होंने बंदूक लेकर अकेले ही डाकुओं के ठिकाने पर हमला कर दिया था। आर्यन ने मन ही मन सोचा कि ऐसा करना आसान नहीं होता। बजाज साहब के पीछे एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, श्रीमती रीमा खन्ना। आर्यन थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसे लगा कि उनका यहाँ होना स्वाभाविक है। उनके पीछे अवनी खन्ना और अनन्या खन्ना भी थी, साथ ही रोहित बजाज और रोहन बजाज भी। जैसे ही वे पास आए, रीमा खन्ना और अवनी की नजर आर्यन पर पड़ी। दोनों के चेहरे पर हैरानी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन का मास्टर खन्ना से इतना करीबी रिश्ता कैसे है। अनन्या ने आर्यन को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में चमक थी। आर्यन ने उसे देखकर इशारे से सावधान रहने को कहा। अनन्या तुरंत शर्मा गई और सिर झुका लिया। उधर रोहित बजाज का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह आर्यन को घूर रहा था। उसे अपने पुराने नुकसान का सारा दोष आर्यन पर ही लगता था। आर्यन, तुम लोग जाओ, हम लोग बात करेंगे, मास्टर खन्ना ने मुस्कुराकर कहा। जैसे ही आर्यन आगे बढ़ा, उसकी नज़र बजाज साहब से मिली। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। बजाज साहब की नज़रें जैसे उसे परख रही थीं, लेकिन आर्यन भी बिना झिझक उन्हें देखता रहा। आखिरकार बजाज साहब ने नज़र हटा ली। ये देखकर मास्टर खन्ना और रीमा खन्ना दोनों थोड़ा हैरान हुए। अवनी खन्ना ने भी यह महसूस किया, बजाज साहब जैसे व्यक्ति का इस तरह पीछे हटना, ये साधारण बात नहीं थी। अध्याय 62। शेर नृत्य। अवनी खन्ना जानती थी कि आर्यन मार्शल आर्ट में माहिर है, लेकिन कभी कभी किसी इंसान की दबदबे वाली मौजूदगी सिर्फ उसकी ताकत से नहीं आती। वह अक्सर ऊंचे पद और समय के साथ बनती है, और इसी बात को लेकर वह थोड़ा हैरान थी। अभी जब बजाज परिवार के मुखिया रघुवीर बजाज सामने आए थे, तो कई युवा उनकी आंखों में सीधा देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन जब आर्यन और रघुवीर बजाज की नजरें मिलीं, तो आर्यन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, बल्कि रघुवीर बजाज ने ही नजरें हटा लीं। असल में अवनी नहीं जानती थी कि आर्यन एक जिंदा लाश होने के कारण ऐसे दबाव से प्रभावित ही नहीं होता। रघुवीर बजाज भी जल्दी संभल गए। उन्होंने आर्यन को शक भरी नजर से देखा। सामने से वह एक साधारण लड़का ही लग रहा था, लेकिन अभी जो हुआ, वह समझ से बाहर था। उन्होंने इसे एक संयोग मान लिया। अब सबकी नजरें आर्यन पर थीं। दूसरी तरफ रोहित बजाज और उसका भाई अंदर ही अंदर जल रहे थे। आमतौर पर ऐसे मौकों पर वही ध्यान का केंद्र होते थे, लेकिन आज बिना कुछ किए ही आर्यन सबका ध्यान खींच चुका था।
रोहित बजाज आगे बढ़ा और विनीत जी से बोला, नमस्ते विनीत जी, लगता है मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। ओह हाँ, ये खन्ना परिवार का बॉडीगार्ड है ना? उसकी आवाज इतनी थी कि पूरे हॉल में सुनाई दे गई। तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, ये तो बस एक बॉडीगार्ड निकला। तो फिर ये विनीत जी के साथ क्यों आया है? खन्ना परिवार और विनीत जी के बीच कोई खास रिश्ता है क्या? एक बॉडीगार्ड की क्या हैसियत कि वो उन्हें बुलाए? हॉल में तरह तरह की बातें होने लगीं। यही रोहित बजाज चाहता था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बजाज परिवार के लोग भी ठंडी नजरों से देख रहे थे। रघुवीर बजाज भी चुप थे, जैसे वह अपने पोते को रोकना नहीं चाहते हों। खन्ना परिवार की तीनों महिलाओं के चेहरे बदल गए। खासकर अनन्या खन्ना गुस्से में आकर आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन आर्यन ने उसे नजरों से रोक दिया। फिर वह खुद आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे हैरानी है कि रोहित जी को अभी भी याद है कि मैं बॉडीगार्ड हूँ। हाँ, पिछली बार जब आप खन्ना हवेली आए थे, तब हम मिले थे। थोड़ा रुककर वह आगे बोला, वैसे, उस रात आप खन्ना हवेली से निकलकर कहाँ गए थे? सुना है आप किसी विला में गए थे और पूरी रात एक अभिनेत्री के साथ मजे कर रहे थे। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। आर्यन की आवाज ठंडी हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी रात आपके परिवार का एक गार्ड वहीं मर गया। मजे अपनी जगह, लेकिन एक इंसान की जान चली गई। क्या आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ा? हॉल में सन्नाटा छा गया। ये बात अमीर लोगों के बीच पहले से फैल चुकी थी, लेकिन कोई भी सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आज आर्यन ने सबके सामने वो राज खोल दिया। रोहित बजाज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका भाई भी आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने खुद उसे रोक लिया। वह जानता था कि अगर अब कुछ किया, तो और बेइज्जती होगी। हॉल में कुछ लोग चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। सब बाहर से सभ्य दिखते थे, लेकिन अंदर से एक दूसरे की गिरावट पर खुश होते थे। रघुवीर बजाज का चेहरा बेहद खराब हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। अगर वह इस समय गुस्सा दिखाते, तो उनकी और भी बदनामी होती। आर्यन के मन में संतोष था। अब दिखाओ अपना रुतबा। तभी माहौल को संभालने के लिए श्रीमती रीमा खन्ना आगे बढ़ीं। उन्होंने पूरे हॉल को देखा और हल्की मुस्कान के साथ आर्यन से बोली, आर्यन, सामने खड़े व्यक्ति बजाज परिवार के बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते समय ध्यान रखना चाहिए। हालांकि उनकी आंखों में हल्की शरारत थी। आर्यन समझ गया। उसने भी हल्के से इशारा किया। फिर श्रीमती खन्ना ने सबकी तरफ देखकर कहा, महिलाओं और सज्जनों, माहौल को और रोचक बनाने के लिए खन्ना परिवार और बजाज परिवार ने अपने अपने शेर नृत्य दल बुलाए हैं। दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा और इनाम की राशि 5 लाख रुपए होगी। कृपया सभी बाहर चलें। शेर नृत्य एक पारंपरिक प्रदर्शन था, जिसे बड़े लोग खास मौकों पर पसंद करते थे। सभी लोग बाहर जाने लगे। तभी रोहित बजाज अचानक आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, दादाजी, मैं बजाज परिवार की ओर से शेर नृत्य में हिस्सा लेना चाहता हूं, ताकि मेहमानों का मनोरंजन कर सकूं। ये कहते समय उसकी नजर अनजाने में अवनी खन्ना की ओर गई, जैसे उसके मन में कोई योजना चल रही हो। अध्याय 63, अचानक घटना। रोहित बजाज के खुद शेर नृत्य में उतरने की बात ने सबको चौंका दिया, लेकिन समझदार लोग तुरंत समझ गए कि बजाज परिवार इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहता है। ये खन्ना परिवार के लिए एक खुली चुनौती थी। थोड़ा सोचने पर आर्यन को भी लगा कि रोहित का मैदान में उतरना पहले से तय योजना का हिस्सा है। छोटी छोटी जीतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा चलता रहा, तो बजाज परिवार धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाता जाएगा और खन्ना परिवार की पकड़ कमजोर होती जाएगी। बाहर के लोग भी यही सोचेंगे कि खन्ना परिवार गिर रहा है, जिससे उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। अगर बार बार उकसाने पर भी खन्ना परिवार जवाब नहीं देता, तो उनके साझेदारों का भरोसा भी डगमगाने लगेगा। यह एक धीरे धीरे दबाव बनाने वाली चाल थी, बहुत खतरनाक। आर्यन ने महसूस किया कि खन्ना परिवार बचाव में तो मजबूत है, लेकिन हमला करने में पीछे है। व्यापार में रुकना मतलब पीछे जाना, और ऐसे में देर सबेर हार तय होती है। दूसरी तरफ, बजाज परिवार हर पीढ़ी के साथ और मजबूत होता जा रहा था। ऐसे में खन्ना परिवार को पीछे छोड़ना सिर्फ समय की बात थी। अगर खन्ना परिवार कमजोर पड़ता, तो अवनी खन्ना को पाने का रोहित का रास्ता भी आसान हो जाता। वह जानता था कि इतनी मजबूत लड़की को जीतने के लिए खुद उससे ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। श्रीमती रीमा खन्ना और अवनी खन्ना दोनों के चेहरे पर हल्की चिंता आ गई। जो बात आर्यन समझ सकता था, वो दोनों भी अच्छी तरह जानती थीं। लेकिन समस्या ये थी कि वे महिलाएं थीं, और शेर नृत्य में उतरना उनके लिए आसान नहीं था, चाहे अवनी कितनी ही ताकतवर क्यों न हो। हॉल के लोग धीरे धीरे बाहर आ गए और आंगन में बने मंच की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में कई लोग खन्ना परिवार की ओर देख रहे थे, जैसे जानना चाहते हों कि अब वे क्या करेंगे। आर्यन पीछे चलते हुए विनीत और विनीत के पोते के साथ हल्की बातें कर रहा था। उसे लगा कि यह खन्ना परिवार का मामला है, और एक बॉडीगार्ड होने के नाते उसे ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। वैसे भी, ज्यादा बोलने से अवनी खन्ना नाराज हो सकती थी।
तभी अचानक किसी ने उसका कपड़ा खींचा। उसने मुड़कर देखा, अनन्या खन्ना थी। तुम यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। आर्यन थोड़ा चौंका। मैं विनीत जी के साथ आया हूँ। विनीत का पोता बोला, मैं इन्हें जानता हूँ, बताने की जरूरत नहीं। आर्यन ने देखा कि अनन्या कुछ कहना चाहती है। वह धीरे से बोली, तुम दीदी की मदद कर सकते हो। आर्यन ने सीधे जवाब दिया, शेर नृत्य में मैं क्या करूं? और अगर मैंने कुछ किया तो तुम्हारी दीदी नाराज हो जाएंगी। तभी अवनी खन्ना भी पास आ गई और बोली, अनन्या, उससे क्यों कह रही हो? रोहित बजाज भी उनके पास खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। उसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, मैडम, बड़ी समस्या हो गई है, हमारी शेर नृत्य टीम को अचानक पेट खराब हो गया है, वे प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्या? अवनी खन्ना एकदम चौंक गई। अब तो मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार तय हो गई थी। अगर यह बात बाहर फैली तो खन्ना परिवार की बहुत बदनामी होती। आर्यन ने भौहें सिकोड़ ली और रोहित बजाज की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। आर्यन को समझ आ गया, ये सब पहले से तय था। अनन्या घबरा कर बोली, अब क्या करें? उसकी आंखों में भरोसा था। आर्यन का दिल थोड़ा पिघल गया। उसने सोचा, कम से कम इस लड़की के भरोसे के लिए ही सही, उसे मदद करनी चाहिए। वह आगे बढ़ा और धीरे से बोला, मैडम, मुझे मौका दीजिए, मैं मैदान में उतरता हूँ। उसे शेर नृत्य का थोड़ा अनुभव था। उसके लिए यह मुश्किल नहीं था। विनीत का पोता हंसते हुए बोला, भाई, तुम सिर संभालो, मैं पूंछ पकड़ता हूँ, देखते हैं कैसे बजाज परिवार को हराते हैं। आर्यन ने उसे रोका नहीं। फिर वह रोहित बजाज की तरफ देखकर बोला, आप कहते हैं मैं सिर्फ एक नौकर हूँ। अगर आप खन्ना परिवार को चुनौती देना चाहते हैं तो पहले मुझे हराए। बिना किसी और की परवाह किए वह तैयार होने चला गया। कुछ ही देर में आर्यन और विनीत का पोता शेर का वेश पहनकर मंच की ओर बढ़े। मंच के चारों तरफ खंभे लगे थे और चारों ओर लोग खड़े थे। श्रीमती खन्ना, विनीत और बाकी लोग सामने बैठ चुके थे। रोहित बजाज पहले से मंच पर था और उसके साथ एक और साथी था। आर्यन ने कहा, मजबूती से पकड़ना, गिरना मत। फिर वह अचानक उछला, एक खंभे पर जा खड़ा हुआ, हवा में घूमकर सीधे मंच पर उतर गया। उसकी चाल देखकर सब तालियां बजाने लगे। वाह, ये तो कमाल है। सुना है ये खन्ना परिवार का बॉडीगार्ड है और ये मार्शल आर्ट भी जानता है। कहा जा रहा है कि इसने बजाज परिवार के खास आदमी को भी टक्कर दी थी। लोगों में चर्चा शुरू हो गई। सब हैरान थे कि खन्ना परिवार के पास इतना ताकतवर बॉडीगार्ड है। उधर रघुवीर बजाज का चेहरा भारी हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक एक ऐसा खिलाड़ी सामने आ जाएगा। श्रीमती खन्ना और विनीत मुस्कुरा रहे थे। अवनी खन्ना चुपचाप आर्यन को देख रही थी। अनन्या तो आगे आकर जोर जोर से उसका हौसला बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ रोहित बजाज का चेहरा बदल गया था। उसकी योजना बिगड़ चुकी थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अध्याय 64, मुख्य मुकाबला शुरू। धम धम धम, बड़े नगाड़े की आवाज गूंज उठी। मास्टर खन्ना मंच पर पहुंचे और लाल रंग की कलम से दोनों शेरों की आंखों पर टीका लगाया, फिर शेर नृत्य प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। मंच पर एक ऊंचा लकड़ी का ढांचा भी बनाया गया था, जिसके ऊपर सलाद का गुच्छा और एक बड़ा लाल लिफाफा बांधा गया था। शेर नर्तकों का लक्ष्य उस सलाद को मुंह से पकड़ना था, जिसे हरी तोड़ना कहा जाता है, और जो 5 लाख रुपए वाला लाल लिफाफा ले आए, वही विजेता होता। आर्यन, जरा संभल कर करना, अभी जो तुमने मुझे घुमाया था उससे तो मुझे उल्टी आने वाली थी। विनीत शेर की पूंछ पकड़े हुए बोला, अभी भी चक्कर खा रहा था। हा हा हा, 2-3 बार उल्टी करोगे तो आदत हो जाएगी, आर्यन हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर विनीत का चेहरा और बिगड़ गया। अगर पहले पता होता तो वह इतना दिखावा नहीं करता। उधर रोहित बजाज ने आर्यन और विनीत को ऐसे बेफिक्र बातें करते देखा जैसे कोई और है ही नहीं। उसने अपने साथी की तरफ देखा, दोनों ने इशारा किया और अचानक लकड़ी के ढांचे पर छलांग लगा दी। कुछ ही पलों में वे आधी ऊंचाई तक पहुंच गए। भीड़ में हलचल मच गई। सबको लगा था कि रोहित हार जाएगा, लेकिन अचानक हालात बदल गए। नीचे खड़ी अवनी खन्ना ने मन ही मन कहा, अब दिखाओ अपनी अकड़, देखते हैं क्या करते हो। उनके पास खड़ी श्रीमती खन्ना ने हैरानी से पूछा, अवनी, तुम्हारा आर्यन से कोई झगड़ा हुआ है क्या? तुम आज कुछ अलग लग रही हो। नहीं तो, अवनी थोड़ा घबरा गई। मंच पर आर्यन ने भीड़ की आवाजों पर ध्यान नहीं दिया। वह लकड़ी के ढांचे के पास गया, एक हाथ से मोटी लकड़ी पकड़ी और जोर से खींचा। चक, लकड़ी टूट गई। उसने उसी लकड़ी को ऊपर फेंका, जो सीधे रोहित के नीचे वाले हिस्से से टकराए। संतुलन बिगड़ते ही रोहित नीचे गिरने लगा और उसका साथी भी साथ में गिर पड़ा। ऊंचाई से गिरना आसान नहीं था, लेकिन रोहित की किस्मत अच्छी थी कि शेर का सिर लकड़ी में अटक गया, जिससे वह पूरी तरह नहीं गिरा। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, आर्यन विनीत को पकड़कर ऊपर कूद गया और तेजी से उसके पास पहुंच गया। विनीत डर के मारे आर्यन को कसकर पकड़ चुका था।
आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? ये बजाज परिवार की जगह है, सोच समझकर काम करो। रोहित ने घबराकर कहा। तो क्या हुआ? आर्यन मुस्कुराया। विनीत, इसे नीचे उतारो। ठीक है, विनीत हंसते हुए बोला और उसने पैर से जोरदार लात मारी। आह! रोहित दर्द से चिल्लाया। उसका संतुलन बिगड़ गया और इस बार वह सच में नीचे गिर पड़ा। नीचे नौकर भागते हुए आए और उसे उठाने लगे। मंच पर बैठे बजाज साहब का चेहरा गुस्से से भर चुका था। परिणाम साफ था, आर्यन ने लाल लिफाफा हासिल कर लिया और खन्ना परिवार की जीत हो गई। सब लोग वापस हॉल में लौट आए, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। लोगों के नजरिए बदल चुके थे। आर्यन ने ये बदलाव महसूस किया, लेकिन उसे खुशी नहीं हुई। खन्ना परिवार की माँ बेटी काबिल थी, लेकिन वे उतनी कठोर नहीं थी जितनी बजाज परिवार। इसी वजह से लोग उनसे ज्यादा डरते नहीं थे। इसी बीच अनन्या खन्ना वहां आई, पीछे अवनी भी थी। अरे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अनन्या ने पूछा। आर्यन बोला, यहाँ शांति है, कोई परेशान नहीं करता। अवनी जो उसे धन्यवाद कहने आई थी, उसका मूड फिर खराब हो गया। वह बोली, बहुत शरीफ बन रहे हो। अभी तो अमीर लड़कियां तुम्हारे पास ही मंडरा रही थीं। आर्यन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ? तुम्हें जलन हो रही है? अवनी गुस्से से लाल हो गई, ज्यादा खुश मत हो। असली मुकाबला अभी बाकी है। आगे पत्थरों की पहचान का खेल होगा, वहां बजाज परिवार तुम्हें फंसा देगा। तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? आर्यन ने चिढ़ाते हुए कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवनी गुस्से में वहां से चली गई। अनन्या ने असहाय होकर कहा, तुम दोनों हर बार लड़ क्यों पड़ते हो? आर्यन बोला, उसके इस रवैये में मदद कहाँ है? अनन्या ने समझाया, अभी पत्थर पहचानने की प्रतियोगिता होगी। जो सबसे अच्छा पत्थर चुनेगा, वही उसका मालिक होगा। और जो सबसे खराब चुनेगा, उसे 1 करोड़ रुपए दान करने होंगे। आर्यन ने कहा, ये अमीरों का खेल है, मेरा इससे क्या लेना देना? अनन्या चिंतित होकर बोली, बजाज परिवार जरूर तुम्हें इसमें घसीटेगा। मेरी वजह से ही तुम शेर नृत्य में उतरे, अब ये सब हो रहा है। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, डरो मत, मैं संभाल लूंगा। तभी हॉल में हलचल हुई। नौकर एक एक करके बड़े बड़े पत्थर अंदर लाने लगे। असली खेल अब शुरू होने वाला था। अध्याय 65, 10 मिलियन काफी नहीं है। हॉल के बीच में रखी लंबी मेज से सारे खाने पीने के सामान हटा दिए गए थे। अब बजाज परिवार के नौकर एक एक करके पत्थर ला रहे थे और कुछ ही देर में मेज पर दर्जनों कच्चे रत्नों के पत्थर रख दिए गए। अगर आर्यन ने पहले इतने पत्थर देखे होते, तो वह जरूर हैरान होता। लेकिन मास्टर खन्ना के तहखाने में हजारों पत्थर देखने के बाद अब ये सब उसे साधारण लग रहे थे। हॉल में मौजूद अमीर लोग, बूढ़े और जवान, सब मेज के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। छोटे छोटे समूह बनाकर वे पत्थरों को देखते, इशारे करते और अपनी राय देते, जैसे किसी प्रतियोगिता के जज हों। असल में उनमें से ज्यादातर को सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी थी। असली समझ बिना किसी माहिर गुरु के आना मुश्किल था। यहाँ तक कि विनीत, जो हमेशा मास्टर खन्ना के साथ रहता था, वह भी बस औसत ही था। आर्यन, इधर आओ। थोड़ी दूर खड़े मास्टर खन्ना ने उसे आवाज दी। उनके पास खन्ना और बजाज परिवार के लोग खड़े थे। आर्यन पास पहुंचा तो उसने देखा कि बजाज परिवार के एक मध्यवयस्क दंपत्ति उसे घूर रहे थे। ये दोनों कौन हैं? आर्यन ने धीरे से अनन्या से पूछा। रोहित और रोहन के माता पिता, अनन्या ने धीरे से जवाब दिया। आर्यन समझ गया, उनके बेटे को जो चोट लगी थी, उसका असर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मास्टर खन्ना, आपने बुलाया? आर्यन ने पूछा। मास्टर खन्ना मुस्कुराए, आर्यन, याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हें भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। आर्यन ने सिर हिलाया, मैं लेना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। अगर हार गया तो मुझे बेच भी दो, तब भी इतनी कीमत नहीं मिलेगी। तभी बजाज साहब ने उसे देखा और बोले, अभी तो तुम बहुत जोश में थे। अब शुरुआत से पहले ही पीछे हट रहे हो। ये तो ठीक नहीं है। वैसे भी कोई भी आदमी एक पत्थर चुन सकता है, जरूरी नहीं कि वही सबसे खराब निकले। बजाज परिवार उसे उकसा रहा था। लेकिन आर्यन चुप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर बजाज साहब भी थोड़ा असहज हो गए। तभी रोहित के पिता मुस्कुराते हुए बोले, तुम खन्ना परिवार के बॉडीगार्ड हो। अभी तुमने उनका नाम ऊंचा किया है। अगर हार भी गए, तो क्या श्रीमती खन्ना और अवनी तुम्हारे लिए 1 करोड़ नहीं देंगी? उन्होंने चालाकी से बात को खन्ना परिवार की तरफ मोड़ दिया। रोहित भी आगे आया। दादाजी, शायद आर्यन को इस खेल की समझ नहीं है। क्यों उसे मजबूर करें? बजाज परिवार तीनों पीढ़ियों में एक जैसा था। तभी अवनी खन्ना आगे आई। हम आर्यन के लिए 1 करोड़ देंगे, उसने शांत स्वर में कहा, और इसके अलावा दोनों परिवारों के बीच एक निजी शर्त भी होगी। अगर आर्यन और रोहित में से किसी का पत्थर खराब निकला, तो हारने वाला 2 करोड़ रुपए और दान करेगा। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन आसपास खड़े सभी लोग सुन चुके थे। पूरा हॉल उत्साह से भर गया।
2 करोड़। बजाज साहब थोड़ा चौंके। नहीं, 2 करोड़ यूरो, अवनी ने शांत भाव से कहा। आर्यन ये सुनकर हैरान रह गया। इतने पैसे का दांव? बजाज साहब ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, जैसा तुम कहती हो। अब माहौल और भी रोमांचक हो गया। बड़े लोग अपनी जगह बैठ गए और युवा पीढ़ी मेज के पास इकट्ठा हो गई। आर्यन और रोहन बजाज आगे आए। सबकी नजरें अब उन्हीं पर थीं। आप पहले चुन लीजिए, आर्यन ने कहा। लेकिन रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम दोनों साथ में चुनेंगे। हर कोई अपनी किस्मत और हुनर पर भरोसा करे। उसका आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। बचपन से ही उसने पत्थरों की पहचान सीखी थी। ज्यादातर लोग आर्यन पर भरोसा नहीं कर रहे थे। सिर्फ मास्टर खन्ना और अनन्या को ही उस पर विश्वास था। विनीत धीरे से बोला, आर्यन, टेंशन मत लेना। हार गए तो भी पैसे तुम्हारे नहीं लगेंगे। आर्यन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पत्थरों को ध्यान से देखने लगा। मास्टर खन्ना के बताए तरीकों से उसने बाहर से जांच की, लेकिन उसे कोई खास पत्थर नजर नहीं आया। बजाज परिवार ने अच्छे पत्थर यहां रखे ही नहीं थे। रोहन हंसते हुए बोला, तुम्हारा तरीका बड़ा अलग है। तुम लेंस भी नहीं इस्तेमाल कर रहे। आसपास के लोग भी उसे शक की नजर से देखने लगे। लेकिन आर्यन को किसी की परवाह नहीं थी। वह एक पत्थर उठाकर देखने का नाटक कर रहा था, जबकि असल में अपनी खास नजर से अंदर देख रहा था। उसने एक एक करके कई पत्थर देखे, लेकिन कोई भी खास नहीं निकला। कुछ में तो अंदर सिर्फ साधारण पत्थर ही था। सबसे अच्छा पत्थर भी बस हल्की हरी क्वालिटी का था। आर्यन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। असली खेल अब शुरू हो रहा था।